प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मॉक टेस्ट विथ विकास में। आज से हम एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो लास्ट तक वीडियो पर जरूर बने रहिएगा। और आपके एनटीपीसी में जो है लगभग क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रथम क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि दो प्रतिरोध है, एक 3 ओम का है, एक 6 ओम का है और समांतर क्रम में जुड़ा है, तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला समांतर क्रम में जुड़ा है तो आपको मालूम होगा 1/r इजकल टू 1/r1 प्लस 1/r2। अब यहाँ बैठा लेंगे, इजकल टू 1/r1 के जगह पर 3 रख देंगे और r2 के जगह पर 6 रख देंगे। जब एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 दूनी का 6, 6 एकम 6, यानी ऊपर 2 + 1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3/6 यानी 1/2 और 1/2 यानी 1/r इजकल टू 1/2 हुआ। जब r को ऊपर भेजेंगे तो इधर 2 भी ऊपर चला जाएगा, तो जो समतुल्य प्रतिरोध है वो 2 ओम हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र पूछा है, कौन सा है। तो विद्युत मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर जिसको हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं। जो इलेक्ट्रिक मोटर है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जनरेटर क्या करता है, जस्ट उल्टा करता है। यांत्रिक को अगर विद्युत में बदलना होगा तो जनरेटर का उपयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देख सकते हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक और चीज़ याद रखिएगा कि गैल्वेनोमीटर से क्या मापा जाता है। तो गैल्वेनोमीटर से बहुत कम विद्युत धारा की प्रवाह को ये मापता है, लगभग 10⁻⁻6 एम्पियर तक के धारा को ये मापता है। वोल्ट मीटर क्या करता है, तो वोल्ट मीटर जो है विद्युत विभव को मापता है। तो आपसे पूछ सकता है विद्युत विभव को कौन मापता है, तो वोल्ट मीटर मापता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 220 वोल्ट पर कार्य करने वाला एक हीटर 5 एम्पियर धारा लेता है। 10 मिनट में उत्पन्न ऊष्मा का मात्रक परिणाम पूछा है कि ऊष्मा कितना उत्पन्न होगा 10 मिनट में। ठीक है, तो आपको एक फार्मूला याद रखिएगा, हीट इजकल टू होता है वोल्ट इंटू धारा इंटू टाइम, जहाँ टाइम सेकेंड में होना चाहिए। तो यहाँ 10 मिनट है तो 10 × 60 कर देंगे तो ये सेकेंड हो जाएगा। बाकी सब मान दिया है, V का मान दिया है 220, ठीक है, I का मान दिया है 5 एम्पियर धारा और T यहाँ पे इंटू 10 × 600 10 × 60। तो जब ये टोटल को कीजिएगा तब 220 5 हो जाएगा 1100 और इंटू 10 × 60 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 600। तो 1100 × 600 कीजिएगा तो 11 × 6 = 66 और 2 और 2 4 गो जीरो इसमें बैठ जाएगा। जब इसको पॉइंट में चेंज करेंगे, इस ऑप्शन में दिया है देखिए 66 का × 10⁴ जूल हो सकता है, लेकिन 66 कहीं भी ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो 6.6 में ऑप्शन है, तो जब यहाँ पॉइंट 1 बैठाएंगे तो इधर पावर 1 बढ़ जाएगा। तो 6.6 × 10⁵ जूल इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फार्मूला जरूर याद रखिएगा, हीट इजकल टू V × I × T होता है फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, ये मैथ से क्वेश्चन है कि एक वस्तु A से B तक 40 मीटर प्रति सेकंड की वेग से जाती है और पुनः A तक 60 मिनट पर सेकंड से वापस लौटती है। तो पूरे यात्रा में औसत चाल क्या होगा। तो आपको बता दें कि जब भी डिस्टेंस अगर इक्वल हो तो औसत चाल का एक फार्मूला होता है। औसत चाल यानी एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है 2 × पहला चाल × दूसरा चाल और बटा पहला चाल प्लस दूसरा चाल। ये एकदम नोट कर लीजिए, ये डिस्टेंस सेम होने पर लगता है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं मान 2 × पहला चाल कितना है, तो पहला है 40, तो 40 हो जाएगा और इंटू दूसरा चाल कितना है, तो 60 है तो 60 हो जाएगा और बटा 40 + 60 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो कट कर लेते हैं, 2 0 से 2 0 कट हो जाएगा, तो 6 × 4 = 24 दूनी का 48 यानी 48 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर। एकदम नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा, डिस्टेंस सेम होने पर यह फार्मूला लगता है। अगला देखते हैं, गतिज ऊर्जा व्यक्त करता है। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 mv²। राइट आंसर डी हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा पूछे तो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है mgh। तो ये जो है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी जो है 1/2 mv² होता है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और ऊर्जा किसे कहते हैं, तो ऊर्जा जो है कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ये डिफिनीशन है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, प्रतिध्वनि
किस कारण सुनी जाती है? तो प्रतिध्वनि है, हम लोग ध्वनि का परावर्तन होता है, यानी कहीं अब अगर हम ध्वनि कोई चीज़ बोल रहे हैं और कोई भी चीज़ से टकरा कर वापस लौटती है तो इसी को प्रतिध्वनि कहते हैं, और इसी को ध्वनि का परावर्तन भी कहा जाता है। यानी प्रतिध्वनि जो है ध्वनि के परावर्तन के कारण सुनी जाती है। और एक याद रखिएगा कि कोई भी प्रतिध्वनि सुनने के लिए ये दोनों के बीच के डिस्टेंस जो है 17 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। 17 मीटर से अगर कम होगा तो वो नहीं सुनाई देगा। यानी कह सकते हैं कि श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी कम से कम 17 मीटर होनी चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन बार बार आपसे पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि तार में वोल्टेज और धारा का अनुपात क्या कहलाता है? तो आपको ओम्स लॉ मालूम होगा। ओम्स लॉ में V=IR होता है। यहाँ पे अगर तार में वोल्टेज और धारा का अनुपात पूछा है, यानी वोल्टेज V और धारा क्या है I, यानी अगर इधर I कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, ये I चला या इधर, तो इधर क्या बन जाएगा, रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध को डिनोट करता है। तो राइट आंसर इसका C हो जाएगा। ये ओम्स लॉ है V=IR। अगले देखते हैं। कह रहा है कि पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरा बर्फ पिघलने पर बर्तन का जो जल स्तर है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बर्तन का जल स्तर अपरिवर्तित रहेगा, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देख सकते हैं दोस्तों कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चैनल पे हैं तो बिल्कुल न्यू चैनल है, इसलिए प्लीज़ सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो समांतर दर्पणों के बीच धातु का एक गोला रखा गया है, यानी दो समांतर दर्पण, इसके बीच एक धातु का गोला रखा गया है। तो इसमें पूछ रहा है प्रतिबिंब की संख्या कितनी बनेगी? तो याद रखिएगा, अगर समांतर दर्पण के बीच में कोई भी चीज रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब अनंत बनता है, यानी असंख्य बनेगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोबोल क्या है? कोबोल जो है क्या है? तो कोबोल एक मिनट, कोबोल पूछा है। चलिए देखते हैं, थोड़ा आवाज हो रहा था इसलिए वेट हो गया। देखिए कोबोल जो है ये क्या है? तो इसका फॉर्मूला जो होता है, इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो है, इसका कंप्यूटर में यूज होता है, और इसका फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म होता है कोबोल का, और ये कंप्यूटर की एक प्रोग्रामिंग की भाषा है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र पूछा है। तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, बात करते हैं Na2CO3। तो ये जो फॉर्मूला होता है Na2CO3, ये वाशिंग सोडा का होता है, धोवन सोडा का। ठीक है, Na2B4O7 ये जो है ये सुहागा का होता है फॉर्मूला, सुहागा का, जिसको बोरेक्स भी कहते हैं, Na2B4O7। रासायनिक नाम है सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, ये इसका रासायनिक नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शैवाल के अध्ययन वनस्पति विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है? तो शैवालों का अध्ययन जो है ये फाइकोलॉजी में होता है, जबकि माइकोलॉजी में जो है कवक का अध्ययन होता है, पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन होता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि स्याही सोखता निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्याही सोखता जो है ये केशिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है, केशिकत्व के सिद्धांत पे। और केशिकत्व के सिद्धांत से ही आप जब लालटेन में बाती डालते हैं तो वो बाती से जो तेल है वो ऊपर की ओर जाता है और लालटेन जलता है, बुझता नहीं है। तो वो भी केशिकत्व का ही सिद्धांत है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रत्यास्था किसे कहते हैं? तो प्रत्यास्था किसी वस्तु का गुण होता है जो किसी वस्तु पर बल लगाने पर वो बढ़ जाता है, और बल के हटा लेने पर वो पुनः वही अवस्था में चला आता है। तो उसी को इलेक्ट्रिसिटी यानी प्रत्यास्था कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि विरूपक बल हटा ली जाए तो वस्तु अपने पूर्ण अवस्था में आ जाए, इस वैसी चीज को प्रत्यास्था कहते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि दृष्ट धारा अति आवश्यक है किस लिए? तो इनमें से किस में दृष्ट धारा अति आवश्यक है? तो इसमें से जो है विद्युत विच्छेदन के लिए दृष्ट धारा अति आवश्यक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मर का क्या कार्य है? तो ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? तो ट्रांसफॉर्मर जो है आपको क्या करता है? क्या ऊर्जा को परिवर्तित करता है? तो ये नहीं होगा, ऊर्जा को नहीं करता है। आवृत्ति को परिवर्तित करता है, वोल्टता को बदलता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, वोल्टता को ही बदलता है ट्रांसफार्मर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि फ्लक्स की इकाई वेबर है जो बराबर होती है। तो फ्लक्स की जो इकाई है वो वेबर होती है, ये बराबर होती है मैक्सवेल गुने 10 का पावर 8 के। ये याद कर लीजिएगा, VVI है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी दृष्ट धारा के बंद परिपथ में वोल्टेज प्रवाहित विद्युत धारा के डॉट 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 होता है। तो ये जो है समानुपाती होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। दृष्ट धारा के बंद परिपथ में जो वोल्टेज प्रवाहित होता है वो विद्युत धारा के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि परमाणु एक या अधिक इलेक्ट्रॉन खो देता है तब वो बन जाता है। तो परमाणु अगर एक या अधिक इलेक्ट्रॉन खो देगा तो विद्युत धनात्मक बन जाएगा, जबकि इलेक्ट्रॉन का अगर ग्रहण कर लेगा तो विद्युत ऋणात्मक होगा। तो ग्रहण में तो ऋणात्मक हो जाएगा और ऐसे खोता है तो वो धनात्मक होगा। तो राइट आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। वातानुकूल का अर्थ क्या है? तो वातानुकूल का अर्थ है शीतलन। राइट आंसर भी इसका भी ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करा है कि निम्नलिखित में से किस फसल से तेल और दाने दोनों मिलते हैं? तो इन सभी में सोयाबीन के फसल से जो है आपको तेल और दाना दोनों मिलता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किस्म के कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम पाई जाती है? तो सबसे अधिक कार्बन की मात्रा जो है एंथ्रेसाइड में पाया जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। लगभग 90 से 95% जो है 90 से 95% आपको कोयले की मात्रा पाया जाता है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु द्वारा होती है? तो इनमें से जो है आपको हेपेटाइटिस बीमारी जो है विषाणु द्वारा होती है, और बाकी सब जो है ये जीवाणु द्वारा। टीबी जो है ट्यूबरकुलोसिस जो है ये भी जीवाणु के द्वारा होती है। टाइफॉइड साइनोमेला टाइफी के द्वारा होता है, ये भी जीवाणु के द्वारा। और हैजा विब्रियो कोलेरी के द्वारा होता है, ये भी जीवाणु के द्वारा ये सब होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा भौतिक परिवर्तन है इनमें से? तो इनमें से लोहा पर जलना अगला रासायनिक है, पानी का जमना ये ही भौतिक है, कोयले का जलना और दही का खट्टा होना ये सभी रासायनिक प्रतिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे अच्छा ऊष्मा चालक कौन है इनमें से? तो सबसे अच्छा ऊष्मा चालक इनमें से चांदी है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कि सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने अपने दूत डायमेकस को किसके दरबार में भेजा था? तो सीरिया का शासक था एंटियोकस। इसने अपने दूत डायमेकस को भेजा था, और उस समय शासन था बिंदुसार का, जो कि अजातशत्रु का पुत्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदुसार हर्यक वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किरातार्जुनियम के रचयिता कौन है इनमें से? तो किरातार्जुनियम के रचयिता भारवी हैं। महेंद्र वर्मन ने मत विलास प्रवसन लिखा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। तुर्काने चहलगानी का गठन दिल्ली सल्तनत में किस शासक के द्वारा किया गया? तो तुर्काले चहलगानी जो 40 तुर्क सरदारों का गठन था ये इल्तुतमिश के समय किया गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और इसको खत्म जो है ये बलवन ने किया था। ठीक है, 1266 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सैयद वंश का संस्थापक कौन था इनमें से? तो सैयद वंश का संस्थापक जो था ये ख्रीज का था। ख्रीज खान ने ही सैयद वंश की स्थापना किया था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इलाही संवत की शुरुआत किस मुगल बादशाह ने किया था? तो इलाही संवत की शुरुआत मुगल बादशाह अकबर ने किया था। राइट आंसर है इसका डी हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुगल बादशाह अकबर ने किस से जरी कलम की उपाधि दी थी? तो जरी कलम की उपाधि जो है मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था। राइट आंसर डी हो जाएगा इसका, वो अकबर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच सामूगढ़ का युद्ध जो है ये आपको मई 1658 में देखने को मिलता है, जिसमें औरंगजेब जो है विजयी हुआ था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किन वर्षों में हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1775 से 82 में हुआ था, और ये जो है सूरत की संधि से स्टार्ट हुआ था और सालबाई की संधि से ये समाप्त हुआ था। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इस समय जो है वारेन हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह है रिचर्ड स्ट्रेटजी की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना हुई थी किसके समय? तो ये था लॉर्ड लिट्टन के समय एक अकाल आयोग की स्थापना हुआ रिचर्ड स्ट्रेटजी की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रहनुमाई माजदायन सभा के संस्थापक पूछा है। तो रहनुमाई माजदायन सभा के संस्थापक जो है ये दादा भाई नौरोजी जी हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं सभी हिस्ट्री के क्वेश्चन थे और पीछे साइंस के क्वेश्चन करवा दिए हमने, और फिर ज्योग्राफी और पॉलिटी ये सभी आएगा, देखिए लाइन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा कब की गई? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा नवंबर 1927 में किया गया। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक पूछा है। तो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक जो है ये शिशिर कुमार घोष जी थे और मोतीलाल घोष, एंड मोतीलाल घोष भी था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा ग्रह अंत ग्रह कहलाते हैं? तो सूर्य और पृथ्वी, सूर्य और सन और अर्थ के बीच का जो ग्रह है वो जो है अंतर ग्रह कहलाते हैं। तो इनमें कौन कौन हो जाएगा? बुध और शुक्र। राइट आंसर हो जाएगा। अगला, समान अपसर की स्थिति कब होती है? तो अपसर जब सूर्य पृथ्वी से बहुत सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित होता है उसे अपसर कहते हैं। तो ये जो है 4 जुलाई की स्थिति को होती है। राइट आंसर 3 जुलाई को होती है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। एम्फीबोलाइट निम्न में से किसका रूपांतरण से बना सेल है? तो एम्फीबोलाइट जो है इनमें से बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर बनता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है पलाया किसके द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप है? तो पलाया जो है ये पवन के द्वारा निर्मित जो है निक्षेपात्मक स्थल रूप है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रादीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है इनमें से? तो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप यूरोप को कहा जाता है, जो कि छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप आपको एशिया है, ये छठा है, और इसके बाद ही ऑस्ट्रेलिया लास्ट सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। अगला देखते हैं। पश्चिमी घाट किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो पश्चिमी घाट हो, पूर्वी घाट हो, ये सभी जो हैं ये अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है पेटागोनिया का मरुस्थल कहाँ है? तो पेटागोनिया का मरुस्थल जो है ये अर्जेंटीना में देखने को मिलता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। लोकसभा का नेता होता है, तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी तो होता है, जबकि व्यक्तिगत रूप से पूछे तो व्यक्तिगत रूप से वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला देखते हैं। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो वो राष्ट्रपति को होता है। राष्ट्रपति किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है।
अगला देखते हैं, किसे अस्थाई मितव्ययी समिति कहा जाता है? तो अस्थाई मितव्ययी समिति जो है प्राक्कलन समिति को कहा जाता है। और प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, सभी के सभी लोकसभा के से होते हैं, और इसके अध्यक्ष जो है सत्ता दल का नेता होता है, सत्ता दल का। जबकि लोक लेखा समिति, इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से होते हैं, और इसमें जो है अध्यक्ष जो है विपक्ष का नेता होता है। तो इम्पोर्टेंट है, ये सब ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं, किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो किसी भी राज्य के विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 से अधिक नहीं हो सकती और 60 से कम भी नहीं हो सकती। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख मिलता है? तो संविधान के अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। बात करते हैं अनुच्छेद 246 की। इसमें जो है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 प्रकार की सूचियों का जिक्र है। संघ, राज्य, समवर्ती, ये तीनों सूची का जिक्र 246 में है। 48 में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र कोष यानी संसद को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? तो इनमें से जो है आपको मेघालय में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। मेघालय के साथ याद रखिएगा मिजोरम में भी लागू नहीं है और नागालैंड में भी पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। पंचायती राज का जिक्र अनुच्छेद 40 में है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल पूछा है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल जो है 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, पहले ये 5 वर्ष हुआ करता था, 2019 में चेंज करके 3 वर्ष या 70 वर्ष कर दिया गया। मानवाधिकार आयोग के गठन कब हुआ था? तो ये एक वैधानिक निकाय है, 1993 में इसकी स्थापना होती है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है वो कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष नोट कर लीजिए, वर्तमान अध्यक्ष जो है भी रामा सुब्रमण्यम जी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करा है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए ठाणे बोरीवली जुड़वा सुरंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ठाणे बोरीवली जुड़वा सुरंग में कौन सा कथन गलत है बताना है। तो यह भारत का सबसे लंबा और सबसे बड़ी शहरी सुरंग है। तो ये बिल्कुल सही है, यह भारत का सबसे लंबा और सबसे बड़ा शहरी सुरंग है और इसकी लंबाई 10.8 मीटर है। तो ये गलत हो जाता है, यानी गलत पूछा है तो केवल 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लंबाई जो है ये 11.8 किलोमीटर है और ये भारत का सबसे लंबा और सबसे बड़ा गहरा सबसे बड़ी शहरी सुरंग है, ठाणे बोरीवली जुड़वा सुरंग, महाराष्ट्र में। अगले देखते हैं, बिहार सरकार द्वारा प्रथम ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो प्रथम ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर के रूप में मानवी मधु कश्यप को नियुक्त किया गया। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि कोलंबो प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कोलंबो प्रक्रिया एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है जिसमें एशिया के 12 सदस्य देश शामिल है। तो ये बिल्कुल सही है, ये एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है जिसमें 12 सदस्य एशिया के शामिल हैं। और भारत ने मॉरिशस में कोलंबो प्रक्रिया के अध्यक्ष के रूप में इसकी पहली बैठक की अध्यक्षता की। तो ये गलत हो जाता है, गलत पूछता है तो केवल 2 हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा, केवल 2। ठीक है, ये जो है भारत ने जो है इसका पहला बैठक की अध्यक्षता जो है ये जेनेवा में किया था, ना कि मॉरिशस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि कह रहा है कि मिर्गी के दौरे को नियंत्रित करने के लिए पहला मस्तिष्क प्रत्यारोपण कहाँ किया गया? तो ये जो है ब्रिटेन में किया गया। राइट आंसर सी हो जाएगा। मिर्गी के दौरे को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क प्रत्यारोपण करंट का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, विश्व की पहली 100% हाइड्रोजन संचालित वाणिज्यिक यात्री नौका MV सी चेंज कहाँ लॉन्च किया गया? तो पहला 100% हाइड्रोजन संचालित वाणिज्यिक यात्रा MV सी चेंज ये आपको सैन फ्रांसिस्को में लॉन्च किया गया। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के द्वारा
कह रहा है कौन सा संबंध इसमें से सत्य है। तो जापान के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है 2024 में, तो ये गलत है। 2024 जो जुलाई में आया था इसमें सिंगापुर पहले स्थान पे है। और इस बार भी याद रखिएगा 2025 में अभी हाल फिलहाल है उसमें भी सिंगापुर टॉप स्थान पे है। भारत इसका सूचकांक 81, भारत सूचकांक में 81वें स्थान पे है, तो ये भी गलत है। भारत जो है उस समय 82वां स्थान पे था, जबकि 25 में यानी अभी जो आया है उसमें 85वां स्थान पे चला गया है। तो इसमें सत्य पूछा है तो ना तो 1 ना तो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है किस देश ने भारत को मोगला बंदरगाह के टर्मिनल के संचालन का अधिकार दे दिया गया है। तो मोगला बंदरगाह आपको बांग्लादेश में देखने को मिलता है और इसी के संचालन का अधिकार जो है भारत को मिल गया है। तो टेस्ट सीरीज कैसा लगा कमेंट में जवाब दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो एक सब्सक्राइब एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। कल फिर नया सेट लेके हम हाजिर होते हैं, तब तक के लिए हंसते रहें मुस्कुराते रहें। थैंक यू।